हेलो, नमस्ते। तो K2 कैप्टन एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद के क्लास 4 तक मतलब बहुपद के 4 लेक्चर को हम लोग ख़त्म कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने मैं टॉपिक की बात करूँ तो द्विघात बहुपद पूरा ख़त्म कर दिया था। इस क्लास में हम लोग त्रिघात बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। और कभी बोर्ड का मतलब थोड़ा सा माइंड चकरा गया तो वो सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन कभी भी आप इतना श्योर हो जाओ, इस अध्याय से यानी बहुपद के अध्याय से 5 नंबर का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जा सकता आपसे, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है और ऑब्जेक्टिव, बाकी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर आप क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे थे, तो आपको पता ही होगा, तो हम लोग छठ में बिजी थे, आप भी बिजी होंगे, और थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये क्लास थोड़ा सा देर हो पाई। मैं परसों से स्टार्ट करने वाला था, बट मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं अभी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो मैं सोचा आपका क्लास रेगुलर कर दूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप फिर से आ जाओ, रेगुलर आ जाओ, अच्छे से तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सभी को अगर ऑब्जेक्टिव का डाउट हो कि सर आप ऑब्जेक्टिव करवाएंगे या नहीं, या टेस्ट लेंगे या नहीं, तो मैं ये श्योर दिलाता हूँ, जब ये 2 चैप्टर मैं ये आज नहीं तो कल पूरा ख़त्म कर दूँगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो 2-2 चैप्टर करके मैं हमेशा बोलूँगा, अगर जो चैप्टर बहुत बड़ा होगा उसका एक वीडियो, अगर जो चैप्टर छोटा होगा, जैसे ये दोनों वास्तविक संख्या और बहुपद बहुत छोटा है, तो इसको मैं 2 चैप्टर को एक वीडियो बना के ऑब्जेक्टिव में आपके सामने रख दूँगा। और ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इतना बात समझिए, ठीक है। और मेरे गेस के अनुसार ये ऐसा नहीं है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चन पूछा गया वही मैं रख दूं अपने ऑब्जेक्टिव सीरीज में ना, ऐसा मैं नहीं करूँगा। मेरे गेस के अनुसार कौन सा क्वेश्चन मेरे आ सकता है, मेरे अनुमान के साथ कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, मैं वो क्वेश्चन भी उसमें रख दूंगा। और मान के चलो 50 या 45 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और आपके 2 चैप्टर एक साथ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट मैं होल्ड करता हूँ। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था, तो जो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी माइंड में क्वेश्चन आ रही है, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपको सारा कुछ करवाने वाला हूँ। और जहाँ रही बात टेस्ट की, वो भी मैं 3 से 4 चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक टेस्ट सीरीज में डाल दूंगा। और अब टेस्ट से कैसे लेंगे, किस माध्यम से लेंगे, तो वो अब मैंने एक चैनल व्हाट्सएप पे चैनल बना रहा हूँ, कल या परसों आपको मिल जाएंगे, वो कौशल जी बता देंगे आपको। तो उस चैनल पे आप लोग सभी जितने भी सिंसियर बच्चे हैं, जिनको लगता है कि नहीं इस चैनल से आपको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही है, मतलब मेरे को कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करें और वहीं आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी आगे की बात कौशल जी बता देंगे आपको, कैसे चैनल में क्या होगा नहीं होगा। और ये एक और चीज़, ये जो भी क्लास अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यही क्लास मैं लाइव के माध्यम से छोड़ दूँगा मैं, और ये लाइव का टाइमिंग होगा 8 बजे। तो निश्चित रूप से आप 8 बजे आए और आराम से उस वीडियो को देखें। लाइव में मैं इसलिए कह रहा हूँ देखने के लिए, अगर मान लो जो बच्चा शुरू से पढ़ना चाहता है वो ज़रूर लाइव में आए, लेकिन जिनको रिवीजन करना हो वो क्या करें, वो आप रिकॉर्डिंग देखें, आपको मन होगा तो 1.5x पे कर ले, या फिर 2 कर ले, या 2.0x पे कर ले, मतलब स्पीड बढ़ा दो, वीडियो का स्पीड बढ़ा के वो रिवीजन कर लो, ठीक है। और रही बात बाकी कैसे पढ़ें ना पढ़ें, क्या मेरा सिलेबस ख़त्म होगा इन बचे दिनों में, तो मैं आपको निश्चित ये कहना चाहूँगा कि आपका सिलेबस ज़रूर ख़त्म होगा, और मैं ये एश्योर दिलाऊंगा कि 1.5 महीना के अंदर आपका सिलेबस ख़त्म होगा, और मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा ये सारे मैथ, पूरे मैथ का, ठीक है। ये इस पे मेरे पे विश्वास रखो। हाँ, विश्वास थोड़ा सा कम आ रही है, अगर कम हो रही है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट बार में सबको ऐसा होता है, लेकिन विश्वास रखो,
मैं जो कह रहा हूँ वो मैं अपने वचन पे कायम रहूँगा, ठीक है। तो क्या, अब हो गया बहुत सारा बकवास, बहुत सारा जो भी है बोलना हो मैंने बोल दिया। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो उस चैनल पे आप पूछेंगे जो आप कौशल जी चैनल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, तुम भी आ जाओ, चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों त्रिघात बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले मानक समीकरण लिखना। अच्छा, मानक समीकरण हमने बताया था क्या होता, बताया था। द्विघात बहुपद का क्या होता है, याद है तुमको? याद है सर, ax² + bx + c, बना, यही होता है द्विघात बहुपद का मानक समीकरण। और त्रिघात बहुपद का क्या होता है, बस इसमें क्या है, चर का जो घात है वो 3 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद मतलब क्या, अरे क्या मतलब, उसका घात, बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। तो इसका मानक समीकरण क्या हो जाएगा, ax² bx + cx + d। ये 0 नहीं होगा, ये सब मैंने इनको को जो परिचय दिया था इस चैनल मतलब इस क्लास का, उसमें ये सब करवा दिया था कि ये सब मैंने लिखवा भी दिया था। और ABCD क्या होगा, अक्षर होगा। अब देखो, उसके बाद इम्पोर्टेंट थ्योरी आ रही है क्या, कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे करो, अच्छा उससे पहले तुम देखो, इसको देखने से पहले ये चीज़ जानो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई त्रिघात बहुपद बनाना है और उसका शून्यक जो, अरे ये सब पता है ना, शून्यक उन्नयक सब पता है ना, पिछले क्लास पढ़ के आओ कि नहीं। हाँ तो देखो, अगर मान लो कोई किसी भी त्रिघात बहुपद का शून्यक आपको अल्फा, बीटा और गामा, आपने बताया था कि किस त्रिघात बहुपद का शून्यक की संख्या कितनी होगी, बताओ, 3 होगी। ये सब पिछले वीडियो में मैंने कवर कर लिया था, ठीक है। तो इसका 3 जो शून्यक होगा उसको मैंने मान लिया था अल्फा, बीटा और गामा। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, गामा। अगर मान लो किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक जो है अल्फा, बीटा और गामा है, तो उससे जो, ध्यान रखना, उससे जो त्रिघात बहुपद बनेगा उसका समीकरण क्या होगा, उसका जो समीकरण होगा वो होगा k गुना x³ माइनस का अल्फा + बीटा + गामा x² प्लस, यहीं लिखा हुआ प्लस, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा गामा x माइनस का अल्फा बीटा गामा। आई होप दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ तो दिख रहा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, त्रिघात बहुपद का समीकरण। ये याद रखना, आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि अगर अल्फा, बीटा, गामा किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो बताइए उसका समीकरण क्या होगा। तो ये याद रखना, के गुना, के क्या है, के आपका कोई भी वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या, के गुना x³ माइनस का अल्फा, बीटा, गामा यानी शून्यकों का योगफल x², फिर शून्यकों का 2 बार गुना करके योग इंटू x माइनस का अल्फा, बीटा, गामा यानी शून्यकों का गुणनफल। याद होगा तो द्विघात बहुपद में कुछ ऐसा ही था, के गुना x² माइनस का अल्फा + बीटा इंटू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये था। और ये त्रिघात बहुपद का होगा। तो अब देखो, जो ये गुणांक है, गुणांक मतलब क्या, x² का गुणांक है अल्फा, बीटा, गामा, मतलब समीकरण, इसमें मूल और इसके गुणांक के बीच संबंध देखने वाले हैं। अब देखो, गुणांक के बीच संबंध देखने का क्या मतलब है कि सर ए बी सी और डी को, यानी ABCD को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से संबंध बनाएंगे। वो वाला संबंध नहीं, यह अलग वाला संबंध है, ठीक है। तो तुम ये बोलने लग जाओ सर तो आप तो वो वाला संबंध बोल रहे थे, आपने मेरा संबंध ही नहीं बनाया। तो वो अपने माँ बाप से बोलो कि हाँ मेरा संबंध बनवा दीजिए, शादी करना मेरे को, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो। तो अब देखो शून्यकों का, अब इसमें 3 चीज़ें होगी। द्विघात बहुपद में 2 चीज़ें थी, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ 3 चीज़ें होगी, एक तो शून्यकों का योगफल, एक शून्यकों का गुणनफल और एक शून्यकों का दो मतलब दो गुणनफल, दो शून्यक लेके उसका गुणनफल और योगफल, ऐसे उसको बोलेंगे। तो एक अगर मैं शून्यकों का योगफल बोलूँ अल्फा, बीटा, गामा, तो ये हो जाएगा आपका -b/a। क्या हो जाएगा, -b/a। याद रखना आपको,
हमेशा ध्यान दीजिए। और माइनस बी क्या है, यहाँ मैंने इसको इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा पिछले अध्याय में ये बहुत पिछले क्लास में बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, बी क्या बताओ, यहाँ से कंपैरिजन करना। बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। बट ए क्या है, ए है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। इतना बात ध्यान आ गया। उसके बाद सेकेंड क्या आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा, यानी बच्चों लाइट कट, हाँ तो देखो यहाँ लाइट कट गया था यार, कोई नहीं। देखो मैंने क्या बताया, शून्यकों का जो योग होगा अल्फा बीटा गामा, ये माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय मतलब समझ रहे हो ना, माइनस बी बट्टे ए, ठीक है। और ये b क्या है, b है एक्स स्क्वायर का गुणांक और a क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का अल्फा गामा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c बाय ए, और c क्या है, ध्यान से समझो, c क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, नीचे हमेशा a ही आएगा, ये एक्स क्यूब का गुणांक ही आएगा, ठीक है, समझ आ गया। और तीसरा क्या बच गया आपका, तीसरा बच गया शून्यकों का गुणनफल जो माइनस डी बाय ए, माइनस डी क्या है, अचर पद यानी माइनस का अचर पद, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। क्या इतना बात समझ आ रहा, एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या है, ध्यान रखना, माइनस बी क्या है, जो भी पोलिनोमियल होगा, अच्छा इसका छोड़ो, माइनस बी क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। उसके बाद आएगा अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का अल्फा गामा, ये कितना हो जाएगा, सी बाय ए। अब ध्यान रखना, एक में माइनस एक में प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रखना, अगर भूल जाओ कभी तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ध्यान रखना, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये सी बाय ए, और सी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। फिर अल्फा बीटा गामा ये कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई यानी अचर पद अपॉन का एक्स क्यूब का गुणांक। इतना समझ आ गया। तो चलो इस पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम लोग को, नहीं तो बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं करवाए आप, कोई नहीं क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मैं मिटाने दो पहले। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अच्छा बहुत बच्चे को लगता होगा सर आप तो किताब देख के क्वेश्चन लिख देते होंगे, तो नहीं ऐसा नहीं, मैं अपने मन से क्वेश्चन बनाता हूँ और इसी कारण कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कोई नहीं, आपको जो सोचना सोचो। तो मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है, तो देखो यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आराम से। बोल दिया गया, माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस का 2x माइनस 3 एक त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। और बोल रहा है अल्फा बीटा गामा पी एक्स के शून्यक है। किसके शून्यक है, पी एक्स यानी इस बहुपद के शून्यक है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सिंपल है, अल्फा बीटा गामा अभी जस्ट बताया था, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है माइनस बी बाय ए, ये होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा ये कितना होता है, सी बाय ए, और ये कितना होता है बताओ जल्दी, ये होता है सर माइनस डी बाय ए, और ये क्या होता है सर ये पता नहीं। तो अभी इसको डील करेंगे, कैसे करेंगे वो देखना, माइनस बी बाय। अब जल्दी से तुम लोग ये बताओ इसमें ए बी सी डी का मान कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, इस समीकरण, ये समीकरण याद है ना, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। अब ए का मान, एक्स क्यूब का गुणांक है ए, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो यानी ए का मान कितना हो गया, मैंने यहाँ पर में लिख देता हूँ, ए का मान कितना हो गया 1। ध्यान देना, ऐसे कंपैरिजन, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या बताओ, नहीं है सर, तो कुछ नहीं है, तो उसका गुणांक कितना हो गया 0, तो बी का मान कितना हो गया 0। सी एक्स का गुणांक है सी, यानी एक्स का गुणांक यहाँ 2 है, तो यानी सी का मान कितना हो गया 2, और डी का मान कितना हो गया अचर पर, तो डी का, अब बहुत बच्चे गलती करेंगे, डी का मान 3 रख देंगे ना, पिटाई खाओगे।
प्लस का डी है, यहाँ माइनस का डी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं प्लस इंटू -3 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस लिख सकते हैं। तो डी का मान यहाँ पे कितना हो गया, -3। क्या आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे? ध्यान नजर यहाँ पे है कि नहीं है? बिल्कुल सर। अब बताओ माइनस बी बाई कितना हो गया, तो माइनस सर बी का मान कितना है, 0 हो गया, और बट्टे में कुछ ए का मान कितना हो गया, 1, तो ये कितना होगा, बताओ ये 0। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा। सी का मान कितना, सी का मान सर 2, और ए का मान कितना है 1, तो ये मान 2 हो गया। माइनस डी बाई यानी माइनस इंटू डी का मान कितना है, अचर पद कितना, -3। ये सब गलती नहीं करना, माइनस प्लस नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं करना एग्जाम में। ए का मान कितना, तो ये हो गया कितना, 3, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 3, ये आपका निकल गया। अब ये चीज़ अच्छी क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अल्फा क्यों, बीटा क्यों, गामा क्यों, ये कैसे निकालेंगे। अब बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि सर कोई सूत्र होता होगा, तो ऐसा कुछ मेरे नज़र में तो ऐसा कुछ भी सूत्र, हाँ बनाया जा सकता है सूत्र, बट आपको उस हिसाब से नहीं करना। आपको यहाँ पे कंसेप्ट सीखना। मैंने पिछले अध्याय में बताया था, अगर कोई अल्फा पी एक्स का शून्यक है तो पी ऑफ अल्फा यानी ध्यान देना, अगर अल्फा पी एक्स का शून्यक है तो पी ऑफ अल्फा हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या इतना बात याद रहा? तो वही चीज़ हम यूज करने वाले हैं। मान लो अल्फा बीटा गामा पी एक्स के शून्यक है, तो बताओ पी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, पी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पी ऑफ अल्फा मतलब इसमें अल्फा में रख देंगे तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, प्लस का 2 अल्फा माइनस का 3 इक्वल्स टू का 0। ये सुनो है ना? अरे इतना बात समझ आया कि नहीं? अरे भाई मैंने सिर्फ इतना बताया कि अल्फा पी एक्स का शून्यक है, तो पी ऑफ अल्फा यानी एक्स की जगह अल्फा अगर मैंने रखा तो हमेशा क्या मान लेगा, 0। तो एक्स की जगह अल्फा रख दिया तो ये अल्फा क्यों, यहाँ से 2 अल्फा और ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को कैसे दिखा ये कि सर ये ऐसे निकालेंगे, तो मेरे को ये क्लिक करना, ये कंसेप्ट हमेशा क्लिक करना चाहिए कि सर अगर मैंने यहाँ पे अल्फा रख दिया तो यहाँ पे अल्फा क्यू का मान मेरे को निकल जाएगा 2 अल्फा माइनस का ये शब्द। ये तब समझ आ रहा? तो यहाँ से अल्फा क्यू का मान क्या हो जाएगा, ध्यान समझो, अल्फा क्यू का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा और प्लस का 3। ये सुन लो, हाँ सर हो जाएगा। तो इसी प्रकार तुम बताओ, इसी प्रकार पी ऑफ बीटा भी 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यानी बीटा क्यू प्लस का 2 बीटा माइनस का 3 बराबर 0। कोई नहीं बताया होगा सवाल, सुनो ध्यान से समझो। इस यहाँ से बीटा क्यू क्या निकल जाएगा बताओ, माइनस का 2 बीटा और माइनस का प्लस का 3। इसी प्रकार से तुम पी ऑफ गामा निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ, तो ये गामा ये निकल जाएगा आपको, तुम निकाल के देखना। गामा क्यों हो जाएगा, -2 गामा प्लस का 3 आ गया। अब ये सब का मान तुम यहाँ रख दो। अल्फा क्यू का मान क्या आ गया, -2 अल्फा प्लस 3, यानी -2 अल्फा प्लस का 3, और ये प्लस का सर। और बीटा का मान कितना आ गया, -2 बीटा, यानी -2 बीटा प्लस का 3, और गामा का मान कितना आ गया, -2 गामा प्लस का 3 आ गया इतना मान। अब आ गया सर, हो गया सर। अब देखो, अब सब तो जोड़ है, अब तो कर ही सकते हो। यानी -2 अगर मैंने कॉमन कर लिया, सब में से -2 कॉमन कर लिया, समझो तो क्या बचेगा, यहाँ अल्फा बचेगा, ये सुनो, हाँ सर। और यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ तो बीटा बचेगा। एक एक टर्म, पहले ये वाला टर्म हम लोग ले रहे हैं, तो -2 अलग मैंने कॉमन कर लिया, तो ये अल्फा बीटा और ये प्लस का कितना बचेगा, गामा, और ये सब 3 3 6 और 3 प्लस का 9। अब तो इसका सूत्र तो पता है तुमको ना, ये सुनो, अरे पता है कि नहीं? हाँ सर पता है। तो ये -2 ऑफ, अभी जस्ट मैंने लिखा था अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा क्या है, 0 है, तो 2 ऑफ 0 प्लस का 9, यानी इसका मान कितना आ गया, 9। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन इनकेस ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो ये एक अच्छा सवाल बन सकता है आपके आने वाले बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग टॉपिक चलने वाले हैं, यानी त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड प्रमेय, त्रिकोण बहुपद का गुणनखंड प्रमेय, जो कि आपके एग्जाम दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं, तो ध्यान है कि नहीं? हाँ सर ध्यान तो है।
तो देखो हम लोग गुणनखंड पर में पढ़ने वाले हैं, उससे जस्ट पहले तुमको थोड़ा सा भाग सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। किसका भाग? त्रिघात बहुपद का, यानी बहुपद का भाग, त्रिघात बहुपद नहीं, यानी बहुपद का भाग, ठीक है। तो सुनो, उससे पहले तुम एक चीज़ सीखो। और मान लो मैंने 4 से भाग दिया 9 में, इतना तो पता होगा भाई। तो ये अच्छा तुमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम याद है? वास्तविक संख्या में पढ़ के आए हो? हाँ सर याद है। तो बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 9 को क्या लिख सकते हो? 9 को सर लिख सकते हैं 4 गुना 2 प्लस का 1, ये लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है ये। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, हाँ तो इसमें क्या क्या है, इसको लिखते थे a बराबर बी क्यूब प्लस का r, और r क्या होता था, हमेशा b से छोटा होता था, लिखते थे। अब सेम डिट्टो ये भाग जो, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है बहुपद में भी पढ़ना पड़ता है। मान लो मैंने gx से भाग दिया px में, किसमें? px में भाग दिया, ठीक है। अभी कैसे भाग होगा वो मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर तुम थोड़ा बहुत तुमको अगर पता है तो आप रिकॉल कर पाओगे। तो देखो gx से px में भाग दिए, तो बताओ अगर मैंने नंबर से भाग दिया नंबर में, तो कोई भागफल कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं? और भागफल क्या आएगा? वास्तविक संख्या ही आएगी। ये बात समझ आ रहा है ना? अरे यार इसमें कुछ भाग दिया तो इसमें जो भी नंबर, कुछ ना कुछ नंबर आया, 2 यानी 2 आया कि नहीं? ये 8 एक आ गया, 2 आया। तो इसका मतलब बहुपद का भाग चल रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं QX एक बहुपद आ गया, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर में आएगा, यानी शेषफल में आएगा, उसको हम RX मान लेते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, PX का काम कौन कर रहा है? A कर रहा है, इतना बात समझ आ रहा है। और B का काम कौन कर रहा है? B का मान GX कर रहा है, और Q का मान क्या कर रहा है? यहाँ पे Q ही कर रहा है, QX कर रहा है, और R का मान क्या कर रहा है? RX कर रहा है। तो बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना, PX बराबर GX गुना QX प्लस का RX। इतना बात समझ आ रहा है? ये तुम्हें फील अगर नहीं आ रही है तो अगले स्लाइड में तुमको फील आ जाएगी इस बात का। और देखो R जो है, ध्यान से सुनना, R जो है B और 0 के बीच, मतलब अगर पूरा पूरा भाग लग जाए, अब किस केस में पूरा पूरा भाग लेंगे वो अभी हम सीखने वाले हैं। अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे जो 0 है ये वास्तविक संख्या वाला 0 नहीं है, ध्यान से सुनना। ये जो 0 है ये वास्तविक संख्या वाला 0 नहीं है, ये शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शून्य बहुपद, कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। यानी शून्य बहुपद को किसी भी बहुपद के रूप में बदला जा सकता है। जैसे अगर मैंने शून्य बहुपद को लीनियर यानी रैखिक बहुपद के रूप में लिखा, तो इसको 0 × x + 0 लिख सकते हैं। द्विघात में चेंज किए तो 0x² प्लस का 0x प्लस का 0। इसलिए तो बोला था मैंने, शून्य बहुपद का जो घात होगा वो अपरिभाषित होता है, मतलब डिसाइड नहीं होता है। तो RX या तो शून्य बहुपद हो सकता है या फिर GX यानी B से छोटा हो सकता है। अब तो बहुपद में छोटा बड़ा क्या चीज़ होगा पता? तुम कॉमन सेंस से बोलो, बहुपद में छोटा बड़ा क्या चीज़ होगा? उसका घात से, यानी या तो द्विघात बहुपद होगा त्रिघात बहुपद से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ? अरे समझो, द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद से छोटा है, कहने का मतलब अगर मैं छोटा बोल रहा हूँ तो कॉमन सेंस क्या होना चाहिए कि हाँ उसका घात कम है। तो इसका मतलब RX का घात जो होगा, RX का घात जो होगा वो हमेशा कम होगा। किससे कम होगा? GX के घात से। ये इम्पोर्टेंट वाली बात है, ये इम्पोर्टेंट वाली बात है। यानी RX का जो घात होगा किसके बीच का रहेगा? शून्य बहुपद और BX के घात के बीच रहेगा। यानी एक मिनट, तो देख रहे हो पटाखा चल रहा पीछे। तो ठीक है, जो हम क्या बता रहे थे, RX का जो घात होगा, ये मैं घात की बात कर रहा हूँ, घात जो होगा वो किसके घात से कम होगा? GX के घात से कम होगा। और शून्य बहुपद के घात से, यानी या तो शून्य बहुपद हो जाएगा या फिर GX के घात से कम घात का एक बहुपद मिलेगा। इतना बात समझ आया? अरे ये बात समझो, हमने
पी एक्स बहुपद में जी एक्स बहुपद से भाग दिया तो एक क्यू एक्स बहुपद आएगा भागफल के रूप में। उसके बाद अगर पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो आर एक्स शून्य बहुपद बन जाएगा, या नहीं तो अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो हमेशा आर एक्स बहुपद का घात जो होगा वो जी एक्स बहुपद के घात से कम ही रहेगा। क्या इतना बात समझ आया? तो इस प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं। अब समझो, ध्यान देने वाली बात यह है कि शून्य बहुपद कब बनेगा। शून्य बहुपद तभी बनेगा जब जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। इसका क्या मतलब, गुणनखंड क्या होता है इतना तो पता होगा, अगर नहीं पता तो समझो। अगर मान लो ये समझो आर एक्स जीरो कब होगा, इफ़ यहाँ पर लिखना, अगर, आगे मैं बता रहा हूँ, अगर जी एक्स, ध्यान देने वाली बात है, अगर जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। सिर्फ ये रह जाएगा क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। ये तो इतना बात समझ लो, यानी अगर जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हुआ तो पी एक्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पी एक्स क्या बन जाएगा बताओ, पी एक्स क्या बन जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। इतना बात समझ आया? पटाखे फूट रहे हैं, तुम भी थोड़ा मज़ा ले लो। इसका क्या मतलब समझो ध्यान से। अब यहाँ पे बताओ कि अगर इस विधि से, इस यहाँ से मैंने क्या बोला था समझो। हाँ तो ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अगर जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो गया तो पी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अगर यहाँ से समझो, अगर मैं पी एक्स अपॉन जी एक्स में लिखूँ, गुणनखंड क्या होता है अभी मैं बताने वाला हूँ। अगर पी इधर जी एक्स को नीचे में ला लूँ तो क्या बन जाएगा, क्यू इंटू एक्स बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर समझो ये 4 घात वाला बहुपद है और ये 2 घात वाला बहुपद है और ये इसका गुणनखंड भी है, तो जो क्यू एक्स आएगा 4 माइनस 2 वो 2 घात वाला बहुपद होगा। इससे क्या पता चलेगा, अगर इसका यानी पी एक्स अपॉन जी एक्स का घात जो होगा, घात होगा यानी इसका घात मतलब क्यू एक्स का घात, यानी क्यू एक्स का घात। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, मैं लिखूँगा। ये जो घात होगा ये होगा पी एक्स का घात माइनस क्या होगा, माइनस जी एक्स का घात। ये कब होगा, ये तभी होगा जब जी एक्स पी एक्स का शून्य होगा। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं हो सकता। और बिहार बोर्ड में, पिछले बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन गलत इसी पे दिया हुआ। हाँ तो कहा था थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तुम लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना। हाँ तो मैं यहाँ था, अगर जी एक्स पी एक्स का मतलब गुणनखंड हुआ तो पूरा पूरा भाग लगेगा। गुणनखंड तभी होता है पूरा पूरा भाग लगता है। अरे मान चलो जैसे नंबर में तुमने 4 का गुणनखंड क्या है, 2 है, तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा कि नहीं, यस लग जाएगा। तो जी एक्स अगर पी एक्स का गुणनखंड है तो सिर्फ क्यू एक्स मिलेगा, और क्यू एक्स का घात क्या होगा, वो घात होगा पी एक्स के घात में से जी एक्स का घात घटा दो, ठीक है। अगर ऐसा जी एक्स गुणनखंड नहीं है तो कभी ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये बात समझ आ रहा? यस आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं इसको एक बार समअप करता हूँ अगले स्लाइड में, और इस पर एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको मैं बहुपद का भाग सिखाऊंगा, ठीक है, और गुणनखंड। और समझो एक मिनट और यही चीज़ जो है, ये चीज़ जो लिखा हुआ है, यही चीज़ गुणनखंड परमेय हुआ। क्या चीज़ हुआ, गुणनखंड परमेय, कुछ नहीं है, यही गुणनखंड परमेय, यानी जी एक्स पी एक्स का शून्य गुणनखंड हुआ तो क्यू एक्स प्राप्त होगा, और पी एक्स का और जी एक्स का घात, पी एक्स बटे जी एक्स का घात जो होगा, यानी क्यू एक्स का घात जो होगा वो पी एक्स घात और माइनस जी एक्स के घात के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो पी एक्स का घात जो है वो 4 है, ठीक है, और जी एक्स का घात कितना है, 1 है। तो बताओ पी एक्स अपॉन जी एक्स का घात
का घात मैं बोल रहा हूँ, ये घात कितना होगा। अब क्या करेगा, बहुत वैसे 4/1 बराबर 4 कल मार देंगे। यहाँ से ध्यान देना, पहले ये चीज़ देखना है कि क्या ये लिखा हुआ GX PX का शून्य गुणनखंड है, तो नहीं लिखा हुआ, तो इसका घात क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। अगर ये लिखा हुआ है GX PX का गुणनखंड है, तभी इसका घात क्या होगा, यानी PX का घात माइनस का GX का घात कितना हो जाएगा, ये 3 घात हो जाएगा। इतना बात समझ आ रहा? यस सर आ रहा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बहुपद का मतलब त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, और उसको भाग विधि से हमें अपने सिलेबस में सिर्फ भाग विधि है, भाग विधि से शून्य निकालना त्रिघात बहुपद का। ठीक है, और ये आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा जो अभी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं।